हेलो एवरीवन। आज अगेन मैं आप लोगों के सामने एक नया टॉपिक लेकर के आया हूं जिसका नाम है हेजिंग। अपने आप में एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रेलिवेंट आप लोगों के लिए और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आप में से बहुत सारे लोगों ने हेजिंग वर्ड सुना होगा या हेज के बारे में सुना होगा, लेकिन आई डू नॉट नो कि आप में से एक्चुअली में कितने लोग हेजिंग को अच्छी तरह से समझते हैं या उन्हीं ने एक्चुअली में हेजिंग कभी करी होगी। तो अभी इस क्लास का जो मेरा ऑब्जेक्टिव है कि मैं आपको हेजिंग की एक कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग दूं और फिर आपको एक एग्जांपल के थ्रू आपको ये भी डिमॉन्स्ट्रेट करूं कि किस तरह से आप अपनी पोजीशंस को आप हेज कर सकते हैं या आप हेजिंग के थ्रू किस तरह से आप जो पॉसिबल रिस्क है उसको आप मिनिमाइज कर सकते हैं। ठीक है जी। तो इसी ऑब्जेक्टिव के साथ मैं आज अपनी क्लास को स्टार्ट कर रहा हूँ। सबसे पहले हम समझते हैं हेज की मीनिंग क्या होती है। देखिए, हेज बोलें तो हेज की जो मीनिंग होती है, हेज का मतलब होता है एक ऐसी इन्वेस्टमेंट पोजीशन जो आप इसलिए क्रिएट कर रहे हैं ताकि आप उसकी मदद से आपकी जो एक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पोजीशन है उसके ऊपर किसी तरह का जो एक पॉसिबल लॉस है जो कि एडवर्स प्राइस मूवमेंट की वजह से हो सकता है उसको आप कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। आप मेरी बात समझ पाए? फिर से ध्यान से सुनिएगा। मैं एक छोटे से एग्जाम्पल के थ्रू आपको ये बताने की कोशिश करूंगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने कुछ स्टॉक्स ले रखे हैं, ठीक है जी। आपने स्टॉक्स में एक इन्वेस्टमेंट कर रखा है, वो किसी भी स्टॉक के अंदर हो सकता है और वो कुछ भी इन्वेस्टमेंट हो सकता है। तो अब आपने क्योंकि स्टॉक्स में एक इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो जाहिर सी बात है मार्केट के अंदर अगर एडवर्स मूवमेंट्स होते हैं तो वो आपको कहीं ना कहीं आपको नुकसान पहुंचाएगा, वो कहीं ना कहीं आपके लिए वो लॉस आपको दे करके जाएगा। तो इस तरह के जो प्रोबेबल लॉसेज हैं जो कि एडवर्स मार्केट मूवमेंट की वजह से आपके इन्वेस्टमेंट के ऊपर हो सकते हैं, ऐसी पोजीशन को, यानी कि आप स्टॉक मार्केट की जो आपकी पोजीशन है इसको कवर करने के लिए आप एक अनदर पोजीशन क्रिएट करें और वो जो एक दूसरी पोजीशन हो वो कुछ इस तरह से क्रिएट की जाए कि जो आपकी जो पहली पोजीशन है उसके ऊपर किसी तरह का जो लॉस हो सकता है वो उस लॉस की पॉसिबिलिटी को या ओवरऑल लॉस को या लॉस के रिस्क को वो अगर ये जो नई पोजीशन है वो मैनेज करे, वो कंट्रोल करे या रिस्क को मिनिमाइज करे। तो इस तरह की जो ये नई इन्वेस्टमेंट पोजीशन होती है वो अपने आप में आपकी जो पुरानी पोजीशन है उसके लिए हेज कहलाएगी और ये ओवरऑल जो प्रोसेस है ये हेजिंग कहलाएगी। ठीक है ना। तो मेरे ख्याल से आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी कि हेज या हेजिंग का मतलब क्या होता है। हेजिंग एक ऐसी इन्वेस्टमेंट पोजीशन होती है जो आपकी किसी एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट के ऊपर अगर किसी तरह का कोई प्रोबेबल लॉस है, उसका जो रिस्क बना हुआ है वो उस हेजिंग की जो पोजीशन है वो आपकी एग्जिस्टिंग पोजीशन के ऊपर जो रिस्क है, जो लॉस का जो रिस्क है वो उसको मिनिमाइज करती है, वो उसको मैनेज करती है, वो उसको कंट्रोल करती है या एक तरह से ख़त्म भी कर सकती है। ठीक है जी। तो इस तरह से मैंने आपको हेजिंग की डेफिनेशन और हेजिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो बताने की कोशिश करी है। नॉर्मली क्या होता है, इस तरह की जो नई पोजीशन क्रिएट करते हैं वो रिलेटेड मार्केट में करते हैं। रिलेटेड मार्केट का मतलब क्या हुआ, जैसे कि आपने स्टॉक्स में कोई पोजीशन क्रिएट करी हुई है, फॉर एग्जांपल आपने रिलायंस के शेयर्स ले रखे हैं, तो इससे रिलेटेड मार्केट कौन सा हो सकता है? इससे रिलेटेड मार्केट फ्यूचर्स मार्केट हो सकता है जहां पे रिलायंस के फ्यूचर्स ट्रेड हो रहे हो, या इससे रिलेटेड मार्केट ऑप्शंस मार्केट हो सकता है जहां पर रिलायंस के ऑप्शंस ट्रेड हो रहे हो। तो आपकी जो एग्जिस्टिंग पोजीशन है वो कैश मार्केट में आपने कुछ स्टॉक्स परचेज कर रखे हैं रिलायंस के, तो अब आप क्या करेंगे, आप फ्यूचर्स मार्केट के अंदर एक पोजीशन क्रिएट करेंगे या आप ऑप्शंस मार्केट के अंदर एक नई पोजीशन क्रिएट करेंगे और इस नई पोजीशन का जो ऑब्जेक्टिव होगा वो ये होगा कि आपने जो कैश मार्केट के अंदर जो रिलायंस के शेयर्स ले रखे हैं उसके अंदर जो इन्वेस्टमेंट कर रखा है उसके ऊपर जो एडवर्स प्राइस मूवमेंट की वजह से होने वाला जो लॉस का जो रिस्क है वो कंट्रोल हो सके, वो मैनेज हो सके। ठीक है जी। तो इस तरह से आप फ्यूचर्स मार्केट की जो पोजीशन होगी या ऑप्शंस मार्केट की जो पोजीशन होगी जिसका ऑब्जेक्टिव होगा कि आपकी एग्जिस्टिंग पोजीशन के लॉस के रिस्क को मिनिमाइज करना, तो इस तरह की जो नई पोजीशन होगी वो आपके लिए हेज होगी। और या बोल सकते हैं कि आप इस तरह से नई पोजीशन के थ्रू आप क्या करेंगे, अपनी एग्जिस्टिंग पोजीशन को आप हेज करेंगे। ठीक है। या यूं बोल सकते हैं कि आप फ्यूचर्स मार्केट के अंदर एक पोजीशन क्रिएट करेंगे और इस तरह से आप हेजिंग के थ्रू फ्यूचर्स मार्केट के अंदर पोजीशन के थ्रू आप हेजिंग करके अपनी एग्जिस्टिंग पोजीशन को आप क्या करेंगे, उसके ऊपर लॉस के रिस्क को आप मिनिमाइज करेंगे, उसके ऊपर लॉस के रिस्क को आप
मैनेज करेंगे। तो इस तरह से डिफरेंट टर्मिनोलॉजी, चाहे हम हेज बोलें चाहे हम हेजिंग बोलें, इसकी क्या मीनिंग होती है और हमारे लिए उसकी क्या अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, वो मैंने आपको देने की कोशिश करी है। अब मैं क्या करूँगा, आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू इस ओवरऑल हेजिंग की प्रोसेस को मैं समझाने की कोशिश करूँगा, जिसमें मैं क्या करूँगा, कैश मार्केट में एक पोजीशन क्रिएट करूँगा और उसके ऊपर बने हुए रिस्क को, यानी कि जो लॉस का रिस्क है, मार्केट में उठापटक होती है तो इस इन्वेस्टमेंट के ऊपर रिस्क होता है, तो आप इस रिस्क को कवर करने के लिए किस तरह से आप फ्यूचर्स मार्केट के अंदर एक पोजीशन क्रिएट करते हैं, उसको मैं डिमॉन्स्ट्रेट करने की कोशिश करूँगा। चलिए जल्दी से इस एग्जाम्पल को देखते हैं। चलिए जल्दी से हम इस एग्जाम्पल के ऊपर नज़र डालते हैं। आप देखेंगे कि यहाँ पर हमने एनएससी को दिखाया और यहाँ पर कैश मार्केट और फ्यूचर्स मार्केट, दो मार्केट सेगमेंट का यहाँ पर जिक्र किया जा रहा है, क्योंकि अक्सर जो हेजिंग हम लोग करते हैं तो कैश मार्केट के अंदर हमारे पास कुछ शेयर्स पड़े होते हैं और उनसे जुड़ी हुई जो प्राइस अनसर्टेनिटी और फिर उससे जुड़ा हुआ जो एक अनवांटेड रिस्क होता है उसको रिड्यूस करने के लिए हम फ्यूचर्स मार्केट में एक पोजीशन क्रिएट करते हैं। ऐसे ही स्टॉक मार्केट के अंदर एक हेजिंग की जो प्रोसेस होती है उसको एग्जीक्यूट किया जाता है। तो वो पिक्चर ही मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, इसीलिए ही मैंने यहाँ पर इस तरह से एक एग्जाम्पल आपको देने की कोशिश करी है। तो यहाँ पर कैश मार्केट है एनएससी के ऊपर, फ्यूचर्स मार्केट है और आज 1 मार्च 2016 की एक डेट मैंने ले ली है, ठीक है जी। और यहाँ पर जो आज सूरत हाल है, जो आज एक स्थिति बनी हुई है, वो ये बनी हुई है कि आपके पास 500 शेयर्स हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज के और जिसको आप क्या करना चाहते हैं, आप बेचना चाहते हैं, ठीक है जी। आपके पास माल पड़ा हुआ है, आपने कोई ज़रूरी नहीं है कि आपने 1 मार्च 2016 का ये एग्जाम्पल आपने आज ही माल खरीदा, ये ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं बस आपको ये बता रहा हूँ कि स्थिति ये है कि आपके पास रिलायंस इंडस्ट्रीज के 500 शेयर्स अवेलेबल है। हो सकता है ये शेयर्स आपने पहले खरीदे हो, 2 महीने पहले खरीदे हो सकता है आपने ये साल भर पहले खरीदे हो सकता है आपने कल ही खरीदे हो। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ, स्थिति बस ये है कि आपके पास रिलायंस के 500 शेयर पड़े हुए हैं जिनको आप बेचना चाहते हैं, ठीक है जी। तो अब आपकी जो रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर्स में जो आपकी होल्डिंग है, तो आपकी पोजीशन क्या हो रही है, आपकी लॉन्ग पोजीशन है। यू आर लॉन्ग इन द कैश मार्केट एज यू होल्ड एसेट, क्योंकि आपके पास असेट मौजूद है। जब आप कोई चीज लिए हुए होते हैं तो क्या होता है, आप उसके अंदर लॉन्ग होते हैं, ठीक है जी। तो यू आर लॉन्ग इन द कैश मार्केट, क्योंकि कैश मार्केट में आपने माल खरीद के रखा हुआ है, तो कैश मार्केट में क्या है, आप लॉन्ग है, आपकी पोजीशन लॉन्ग है। आप चाहते हैं कि प्राइसेस बढ़ें ताकि जब आप बेचें तो बढ़े हुए प्राइसेस पर बेचें, बिल्कुल ठीक है। मेरे ख्याल से आपको हर पॉइंट क्लियर हो रहा होगा, तो मैं यहाँ पर टिक मार्क लगा देता हूँ छोटा सा कि आपको ये पॉइंट क्लियर हो रहा है, ठीक है जी। अब कैश मार्केट के बराबर एक पैरेलल एक और मार्केट है, फ्यूचर्स मार्केट, पता ही आप। तो यहाँ पर रिलायंस के 3 फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट जो हैं वो ट्रेड हो रहे हैं। यहाँ पर जैसे मैंने 1 मार्च की डेट ली है, तो आप बताइए 3 कॉन्ट्रैक्ट्स कौन से ट्रेड हो रहे होंगे। एक तो करंट मंथ का ट्रेड हो रहा होगा, यानी कि रिलायंस के मार्च फ्यूचर्स ट्रेड हो रहे होंगे, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट मंथ का फ्यूचर ट्रेड हो रहा होगा, यानी कि अप्रैल का फ्यूचर्स ट्रेड हो रहे होंगे। और उसके बाद फिर फार मंथ का, यानी कि मई के फ्यूचर्स क्या हो रहे होंगे, ट्रेड हो रहे होंगे, ऐसा ही हो रहा होगा। तो क्योंकि अब आप कैश मार्केट के अंदर लॉन्ग हैं, अब आप माल बेचना चाहते हैं, लेकिन माल आप अभी नहीं बेचना चाहते हैं। आपकी अपनी प्लानिंग है कि आप 3 महीने बाद माल बेचना चाहते हैं। इसकी कोई भी वजह हो सकती है, ये रीजन भी हो सकता है कि अभी मार्केट वीक चल रहा है और आप वेट करना चाहते हैं कि मार्केट में प्राइसेस क्या हो, स्टेबल हो, मार्केट में प्राइसेस और ज्यादा हो, इसलिए आप 3 महीने बाद माल बेचना चाहते हैं। एक एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं कि फॉर एग्जाम्पल आप 3 महीने बाद माल बेचना चाहते हैं, ठीक है जी। तो उसके रीजंस अलग अलग रीजंस हो सकते हैं। एक रीजन ये हो सकता है, जैसे मैंने अभी बताया कि मार्केट अभी वीक चल रही है, अभी आपको अपना माल का अच्छा प्राइस नहीं मिल रहा है, आप और बेटर प्राइसेस चाहते हैं, ठीक है जी। एक रीजन ये हो सकता है कि आप 3 महीने बाद माल बेचना चाहते हैं, या 6 महीने बाद माल बेचना चाहते हैं, या साल भर बाद माल बेचना चाहते हैं और मुनाफा कमाना चाहते हैं। ये भी रीजन हो सकता है कि इस समय प्राइसेस अच्छे चल रहे हैं, इस समय मार्केट स्ट्रांग चल रही है, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि अभी आगे चल करके तो प्राइसेस और स्ट्रांग होने हैं। तो एक ये भी वजह हो सकती है कि अभी प्रेजेंट में, वर्तमान में प्राइसेस अच्छे चल रहे हैं, मार्केट अच्छी चल रही है, मार्केट स्ट्रांग चल रही है, ठीक है ना। गवर्नमेंट अच्छे इनिशिएटिव्स ले रही है, अच्छे इनिशिएटिव्स ले रही है, तो वो सारी बातें सही हैं। लेकिन आपको ऐसा लगता है कि अभी 3 महीने बाद, 6 महीने बाद या साल भर बाद और अच्छा एक प्राइस आपको मिल सकता है आपके माल का, यानी कि रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर्स का। तो आप
इसलिए थोड़ा सा और वेट करना चाहते हैं, ठीक है जी। या आपकी ये भी एक रीजन हो सकता है कि भाई आपकी अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग है कि आज से 3 महीने बाद, 6 महीने बाद, साल भर बाद आपके पैसे की रिक्वायरमेंट होगी, तभी आप माल बेचें। अभी से माल बेच करके क्यों कैश लेकर के अपने बैंक अकाउंट में रखें, उसके ऊपर तो कुछ मिलना भी नहीं। तो ये मैं कह रहा हूं कि ये अलग अलग रीजंस हो सकते हैं, क्योंकि जैसे मैंने आपको ये अभी कैश मार्केट में मैंने आपको बताया कि कैश मार्केट में 500 शेयर्स आपके पास पड़े हुए हैं, तो वो 500 शेयर्स आप बेचना चाहते हैं लेकिन अभी नहीं बेचना चाहते हैं, रुक करके बेचना चाहते हैं। ये एक स्थिति थी जो मैंने आपको बताई, और इसके रीजंस क्या हो सकते हैं, इसके डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं जो मैंने आपको बताए। तो मेरे ख्याल से ये आपको बात समझ में आ रही होगी कि किसी बंदे के पास माल पड़ा हुआ है और वो माल अभी नहीं बेचना चाहता है, वो माल थोड़ा रुक करके बेचना चाहता है, और उसका रीजन कुछ भी हो सकता है, ठीक है जी। अब यहां पर एक पॉइंट खड़ा होता है कि भाई वो माल अभी नहीं बेचना चाहता है, 3 महीने बाद बेचना चाहता है, 6 महीने बाद बेचना चाहता है, साल भर बाद बेचना चाहता है। तो इसमें बीच में एक टाइम आ रहा है, और जहां पे टाइम आ गया वहां पे रिस्क आ गया, वहां पे अनसर्टेनिटी आ गई कि पता नहीं भाई जब हम 3 महीने बाद माल बेचें तो पता नहीं, एक तो हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि प्राइस अच्छे होंगे, और इसका उलट भी हो सकता है। इसका उल्टा ऐसा भी एक स्थिति पैदा हो सकती है अगले 3 महीने बाद या 6 महीने बाद या साल भर बाद, जब हम भविष्य में उस डेट पर पहुंचे तो हो सकता है मार्केट डाउन चल रहा हो। तो दोनों बातें, एक तरफ तो माल अभी हम बेचना नहीं चाहते हैं, दूसरी तरफ एक हमारे सर पे तलवार भी लटक रही है कि भाई पता नहीं ये आगे चल करके प्राइसेस क्या हो। तो दोनों चीजें हैं जैसा कि होता है। तो ऐसी स्थिति में उस रिस्क को कवर करने के लिए, फार्मर वाला एग्जाम्पल आप समझ गए ना, वही एग्जाम्पल यहां पर अप्लाई करेंगे। तो कैश मार्केट में आपके पास माल पड़ा हुआ है, तो आप क्या करेंगे, एक ऑफ सेटिंग पोजीशन, एक कॉन्ट्रा पोजीशन, एक उल्टी पोजीशन आप क्या लेंगे, एक फ्यूचर्स मार्केट के अंदर आप क्रिएट करेंगे। आप क्या कर देंगे, आप फ्यूचर्स मार्केट के अंदर फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट को शॉर्ट कर देंगे, यानी कि क्या कर देंगे, आप सेल कर देंगे। इसमें आप लॉन्ग हैं, इसमें आपने माल बाई कर रखा है, तो फ्यूचर्स मार्केट में आप सेल करके चलेंगे, ठीक है जी। बिल्कुल फंडा क्लियर है। तो मैं आपको इस पे भी टिक मार्क लगा देता हूं कि आपको यह बात भी समझ में आ रही होगी कि आपने रिलायंस के फ्यूचर्स आपने क्या कर दिए, शॉर्ट कर दिए। क्लियर है बिल्कुल। अब एक बात और निकल करके आती है क्या, कि भाई ठीक है, रिलायंस के फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट हम शॉर्ट कर देते हैं क्योंकि हम कैश में हम लॉन्ग हैं, ठीक है। लेकिन अभी आपने ऊपर बताया था कि मार्च का अवेलेबल है फ्यूचर, अप्रैल का फ्यूचर अवेलेबल है और मई का फ्यूचर अवेलेबल है, क्योंकि एक समय में मार्केट में 3 फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट अवेलेबल होते हैं, करंट मंथ का, नेक्स्ट मंथ का और उसके बाद वाले मंथ का, जिसको हम फार मंथ बोलते हैं। तो इसमें कौन सा फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट हम सिलेक्ट करें शॉर्ट करने के लिए? आंसर बड़ा सिंपल है, आप वो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट आप सिलेक्ट करिए जो आपकी टाइम होराइजन से मैच करता है। तो अभी हम मान के चल रहे हैं कि भाई आप 3 महीने बाद माल बेचना चाहते हैं, जो कि कैश मार्केट में पड़ा हुआ है। तो अगर आप 3 महीने बाद माल बेचना चाहते हैं तो आप 3 महीने आगे का फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट क्या करिए, आप शॉर्ट कर दीजिए। जैसा कि आप देखेंगे हमने यहां पर क्या लिखा हुआ है कि आपने एक लॉट में फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की क्या कर दी, आपने सेल कर दी, यहां पर लिखा हुआ है मैंने ऑलरेडी। तो मैंने मे फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट क्या किया है, सिलेक्ट किया है, क्योंकि मैं ये मान के चल रहा हूं कि अभी 1 मार्च की डेट है और बंदा जो है जिसका यहां पर जिक्र हो रहा है, ये बंदा 3 महीने बाद अपना माल बेचना चाहता है, ठीक है जी। इसलिए 3 महीने आगे का फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट मैंने क्या कर दिया, यहां पर शॉर्ट कर दिया, सेल कर दिया। एक क्वेश्चन ये उठता है कि सर ये बताइए कि अगर मैं 6 महीने बाद माल बेचना चाहता हूं या साल भर बाद माल बेचना चाहता हूं, तो इतनी दूर का तो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, रिलायंस इंडस्ट्रीज का फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट अवेलेबल नहीं होगा, तो हम क्या करेंगे? इसका बहुत सिंपल सा एक सॉल्यूशन ये है कि जो सबसे दूरी का फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट अवेलेबल हो आप वो ले लो, और जब वो डेट आए तो आप तब तक आगे के फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट आ गए होंगे, आप उनमें पोजीशन क्रिएट कर लो। मेरी बात समझ में आई? जैसे कि यहां पर मैंने 3 फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट दिखाए, अप्रैल का, मार्च का और मई का, ठीक है जी। अब मार्च का जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है वो मार्च में एक्सपायर हो जाएगा, आगे फिर जून का आ जाएगा। अप्रैल का एक्सपायर हो जाएगा तो आगे जुलाई का आ जाएगा, फिर मई का एक्सपायर हो जाएगा तो आगे अगस्त का आ जाएगा। इस तरह से एक कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होता रहता है, एक कॉन्ट्रैक्ट मार्केट के अंदर नया इंट्रोड्यूस होता रहता है। तो आप क्या करेंगे, सबसे आगे की दूरी का फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट ले लेंगे, और जब वो एक्सपायर हो जाएगा तो एक नया फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट क्या कर लेंगे, आप उसके अंदर अपनी पोजीशन क्रिएट कर लेंगे, ठीक है जी। तो अभी तक की जो स्टोरी थी वो ये थी कि कैश मार्केट में माल पड़ा हुआ है जिसको आप 3 महीने बाद क्या करना चाहते हैं, सेल करना चाहते हैं। मैं यहां पे लिख भी दूं
यू वांट टू सेल आफ्टर 3 मंथ्स, ठीक है ना, पहले नहीं लिखा था लेकिन अब लिख देता हूं, 3 महीने बाद सेल करना चाहते हैं। और इसलिए उसी टाइम होराइजन से मैच करता हुआ हमने क्या ले लिया, मे फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को हमने क्या कर दिया, सेल कर दिया, यानी कि शॉर्ट कर दिया। ठीक है जी। अभी यहां पर मैंने प्राइसेस नहीं लिखे हैं क्योंकि प्राइसेस मैं आपके सामने वेबसाइट से उठाना चाहता था, बिल्कुल लाइव आपके लिए प्राइसेस मैं निकालना चाहता था, तो इसलिए मैं क्या करता हूं, अभी प्राइसेस आपके सामने उठाऊंगा। और यहाँ पे एक बात और, ये येलो कलर में जो मैंने हाईलाइट कर रखी है वो आपको ये बताने के लिए कर रखी है कि यू शॉर्ट इन फ्यूचर्स मार्केट, ऑफ कोर्स यू पे मार्जिन, बिल्कुल आपको इसके लिए मार्जिन पे करना पड़ेगा। ये कोई फ्री फंड में फ्यूचर्स मार्केट के अंदर आपकी पोजीशन नहीं खड़ी हो जाएगी। फ्यूचर्स आप यूं ही फ्री फंड में शॉर्ट नहीं कर देंगे, उसके ऊपर मार्जिन पे करना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक आपको पता ही है कि फ्यूचर्स के अंदर आप लॉन्ग हो या शॉर्ट हो, आपको मार्जिन पे करना पड़ता है। तो इस तरह से ये जो एक कैश मार्केट को कवर करने के लिए, रिस्क को रिड्यूस करने के लिए आपको फ्यूचर्स मार्केट के अंदर जो एक पोजीशन क्रिएट करके जो आपको हेजिंग करनी पड़ेगी, उसके लिए आपको अनदर छोटा सा एक इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। छोटा सा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि फ्यूचर्स मार्केट मार्जिन बेस्ड मार्केट है, आपको पता ही है। पूरा तो कैश मार्केट की तरह पूरा 100% तो इसके अंदर आपका पैसा लगेगा नहीं, पूरा जितनी वैल्यू होगी माल की उसका एक 20% रफली मैं बोल रहा हूं वो आपका मार्जिन लगेगा, जो कि कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। ठीक है जी। और यहां पर मैंने लिखा है कि एक लॉट सेल करी है, ये मैंने एग्जाम्पल को आसान बनाने के लिए पॉइंट लिखा है, क्योंकि आपके पास मैंने मान लिया था 500 शेयर पड़े हैं, तो एक लॉट मैंने रिलायंस की इसलिए शॉर्ट करी क्योंकि रिलायंस की एक लॉट के अंदर 500 फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। ठीक है जी। तो इसलिए मैंने एग्जाम्पल ही इस तरह से बनाया था कि आपके पास 500 शेयर्स दिखा दिए थे और यहां पर मैंने क्या कर दी, रिलायंस की एक लॉट मैंने मई की सेल कर दी, शॉर्ट कर दी, जिसके अंदर 500 फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट हैं। अब यहां पर एक क्वेश्चन फिर उठ सकता है कि सर ऐसा तो कोई पॉसिबल नहीं है कि 500 शेयर पड़े हो तो आप एक लॉट सेल कर दो क्योंकि उसके अंदर 500 फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट्स अवेलेबल होंगे। बिल्कुल ऐसा नहीं है। तो हम क्या करते हैं, हम क्लोजेस्ट पॉसिबल पोजीशन क्रिएट करते हैं, जो सबसे करीबी की पोजीशन होगी। अगर आपके पास 350 या 400 या 450 या 450 शेयर पड़े होंगे तो भी आपको क्या करना पड़ेगा, आपको फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एक लॉट ही क्या करनी पड़ेगी, आपको सेल करनी पड़ेगी, क्योंकि जो रिलायंस की एक लॉट है 500 शेयर्स की, उसको तो चेंज नहीं किया जा सकता है। उसके अंदर 500 शेयर्स हैं तो 500 शेयर्स नहीं, 500 फ्यूचर्स हैं तो 500 फ्यूचर्स हैं, उसको तो हम चेंज नहीं कर सकते हैं। तो हम देखेंगे कि क्लोजेस्ट पॉसिबल पोजीशन और कौन सी है। और कोई अगर रिटेल इन्वेस्टर है वो कह रहा है सर मेरे पास 10 ही शेयर पड़े रिलायंस के, तो बाबूजी आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है जी, आप कुछ ना करिए। आपको रिस्क लग रहा है तो माल बेच करके वो कैश पैसा जो है ना वो बैंक में जमा कर दिए, कोई रिस्क नहीं लगेगा। तो मतलब कि जो पोजीशन होनी चाहिए वो वर्ल्ड पोजीशन होनी चाहिए, जिससे पैदा होने वाला रिस्क ज्यादा हो और उसको कवर करने के लिए आप फिर फ्यूचर्स मार्केट के अंदर आप क्या करें, प्ले करें। ये एक सूरत हाल जो थी, एक जो पिक्चर थी वो मैंने आपको एकदम क्लियर कर दी। अब यहाँ पे रेट्स की बात आ रही है तो रेट्स चलिए जल्दी से हम लोग क्या करते हैं, वेबसाइट से निकाल लेते हैं। ठीक है जी। तो हम चलते हैं अपनी एनएससी की वेबसाइट के ऊपर। क्या करना है हमें, रिलायंस इंडस्ट्रीज का एक स्पॉट रेट भी हम नोट कर देंगे कि आज जो 1 मार्च को हम आज ये चीजें डिस्कस कर रहे हैं तो आज स्पॉट रेट कितना चल रहा था, और आज के दिन जो मे फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है रिलायंस का, उसका फ्यूचर प्राइस क्या चल रहा है। तो जल्दी से हम आ जाते हैं यहाँ पर रिलायंस इंडस्ट्रीज के से रिलेटेड इंफॉर्मेशन निकालने के लिए एनएससी की वेबसाइट पर आ गए। आज तो आप देखेंगे मार्केट बड़ी अच्छी चल रही है, तकरीबन 157 पॉइंट क्या है मार्केट अप है, क्योंकि अभी कल 29 फरवरी तक बजट आया था तो उसी का ये एक रिजल्ट यहाँ पर देखने का मौका मिल रहा है। तो अब यहाँ पे आप ये रीजन मान सकते हैं कि ये बंदा जो है जिसका ये माल पड़ा हुआ है, हो सकता है ये थोड़ा सा और वेट करना चाह रहा है इस इंतजार में कि उसे प्राइसेस और अच्छे मिले। ठीक है जी। तो अब हम आ जाते हैं लाइव मार्केट में। यहाँ पर इक्विटी डेरिवेटिव्स पे क्लिक करते हैं और ये विंडो हमारे सामने कई बार ओपन हो चुकी, कई बार दिखा चुका हूँ मैं। यहाँ पर डेरिवेटिव्स वॉच है, यहाँ पर आपको स्टॉक फ्यूचर्स पे आप क्लिक कर देंगे तो बहुत सारे स्टॉक फ्यूचर्स आ जाएंगे। हम रिलायंस का जिक्र कर रहे थे तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पर रिलायंस पे क्लिक करके इससे जुड़ी हुई इंफॉर्मेशन निकाल लेंगे। तो ये रिलायंस से जुड़ी हुई इंफॉर्मेशन आ गई हमारे सामने। और यहाँ पर देखेंगे कि कई सारे एक्सपायरी वाले, जहाँ पर देख रहे हैं ना, मेरा यहाँ पर कर्सर आपको दिखाई पड़ रहा होगा, तो यहाँ पर ये माउस को मैं मूव कर रहा हूँ तो ये एक्सपायरी डेट है। तो मल्टीपल एक्सपायरी वाले फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स अवेलेबल हैं। मार्च वाला अवेलेबल है जो कि 31 मार्च को एक्सपायर होगा, उसके बाद 28 अप्रैल वाला अवेलेबल है,
उसके बाद 26 मई वाला अवेलेबल है, क्योंकि ये जो बंदा है जिसका मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, या 3 महीने रुक करके माल बेचना चाहता है, तो मैं क्या कर लूँगा, ये 26 मई का एग्जांपल सेलेक्ट कर लूँगा और यहाँ पे क्या कर लूँगा, गेट डेटा कर देता हूँ। ठीक है जी, तो मेरे ख्याल से ये जो डेटा था ये आ गया है यहाँ पर। तो यहाँ पर अब प्राइसेस को जल्दी से हम नोट कर लेते हैं, आप लोग भी देखिएगा बहुत कायदे से। तो यहाँ पर हमने एक्सपायरी डेट नोट कर ली है, 26 मई वाला हमने फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट हमने सेलेक्ट किया है और उसका जो प्राइस चल रहा था वो 989 चल रहा है। तो ये प्राइस इसका, ये 26 मई वाले फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का फ्यूचर प्राइस है, बिल्कुल क्लियर है बिल्कुल। और यहाँ पे देखिए मार्केट लॉट भी यहाँ पे दी हुई है 500, तो हमने 500 क्योंकि हमारे पास शेयर्स पड़े थे इसीलिए हमने 500 की इसकी लॉट थी, तो एक लॉट हमने क्या करी है, शॉर्ट करी है। और यहाँ पर हम ये प्राइस भी नोट कर लेते हैं अंडरलाइंग वैल्यू का। तो देखेंगे यहाँ पर अंडरलाइंग वैल्यू क्या हुई, अब तक बिल्कुल कंफ्यूज तो नहीं। अंडरलाइन क्या है, अंडरलाइन का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे जो रिलायंस का शेयर है वो इसकी अंडरलाइन है। तो ये प्राइस कहाँ से निकल कर कह रहा है, रिलायंस का शेयर जो कि किस में चल रहा है, कैश मार्केट के अंदर जो प्राइस चल रहा है ना, स्पॉट प्राइस वो चल रहा है यहाँ पर, वो 982 चल रहा है। तो ये अपना जो 989 जो कि मई का जो फ्यूचर प्राइस है वो कहाँ से डिराइव हो रहा है, वो इसी स्पॉट प्राइस से यानी कि कैश प्राइस से वो प्राइस ये मई वाला डिराइव कर रहा है। और ये थोड़ा सा ऊपर चल रहा है क्योंकि कॉस्ट ऑफ कैरी है। ठीक है जी, यह एक्सपेक्टेशन है, कोई भी आप रीजन इसका समझ सकते हैं। तो यहाँ पर हम दोनों प्राइसेस नोट करेंगे। हम देखेंगे 26 मई का 989 प्राइस चल रहा था, इसको हम थोड़ा सा इजी करने के लिए इस प्राइस को क्या ले लेंगे, 990 ले लेंगे। ठीक है जी, वरना थोड़ा सा कैलकुलेशन और थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। बल्कि आप इसको ऐसा करिए, इसको आप मान लिए सही और एग्जाम्पल करने के लिए बहुत क्लोज हैं 1000 रुपए के। ठीक है जी, बस 10 रुपए का फर्क पड़ रहा है, तो इस प्राइस को हम क्या ले लेंगे, 1000 ले लेंगे। और अंडरलाइन का जो प्राइस है वो हम कितना ले लेंगे, वो हम ले लेंगे 980 रुपया ले लेंगे। ठीक है जी, अपने बस कैलकुलेशन को थोड़ा सा इजी बनाने के लिए। ठीक है जी, तो हमने ये जो स्पॉट प्राइस था उसको 980 मान लिया और जो कि फ्यूचर प्राइस तकरीबन 990 चल रहा था उसको क्या मान लिया हमने, 1000 मान लिया। ठीक है जी, चलिए वापस आ जाते हैं अपनी एक्सेल शीट के ऊपर और जल्दी से देखते हैं कि क्या कैलकुलेशन निकल करके आता है। तो आप बताइए कि यहाँ पर क्या प्राइस नोट किया था, मैं नोट कर देता हूँ। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ आपके सामने, टुडे स्पॉट इज इक्वल टू क्या लिखा था मैंने, 980 मान लिया है। ठीक है जी, और यहाँ पर क्या मान लेते हैं, जो मई का फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट ये कितने का चल रहा है, ये 1000 रुपए का चल रहा है। ठीक है जी, तो ये मैंने प्राइसेस एज्यूम कर लिए। तो चलिए आगे देखते हैं कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि यू कंटिन्यू लॉन्ग इन कैश एंड शॉर्ट इन फ्यूचर्स मार्केट टिल द टाइम यू वांट टू सेल स्क्वायर ऑफ योर पोजीशन। तो यहाँ पर ये जो लाइट ब्लू कलर से मैंने हाईलाइट कर रखा है, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि आप कैश मार्केट की अपनी जो पोजीशन है और फ्यूचर मार्केट के अंदर जो आपने हेजिंग करने के लिए जो पोजीशन क्रिएट करी है, ये दोनों पोजीशंस को आप तब तक कंटिन्यू करते हैं जब तक आप इसको बेचना चाहते हैं। ठीक है जी, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप फ्यूचर्स मार्केट के अंदर आपने मई का जो एक कॉन्ट्रैक्ट आपने ले लिया है जो कि तकरीबन शायद 26 मई को एक्सपायर हो रहा था, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप तब तक आप वेट करें। ये कोई लीगल एग्रीमेंट नहीं हो गया है। आप बीच में भी अपना सौदा काटना चाहें, मार्केट में बहुत उठापटक मच जाए या आपकी ज़रूरत पहले पड़ जाए या और भी कोई रीज़न हो, लेट्स नॉट गो इनटू द रीज़न, आपका मन बन जाए, आपने सारी बातें करी, आपने कैश मार्केट के अंदर माल के ऊपर जो रिस्क बना हुआ था उसको कवर करने के लिए अपने फ्यूचर मार्केट के अंदर आपने मई का फ्यूचर आपने शॉर्ट कर दिया, सही बात है। ठीक है जी, और वो फ्यूचर जो है वो 26 मई को या वॉट एवर डेट, मुझे ध्यान नहीं है, जिस डेट को भी वो एक्सपायर होगा, तो कोई जरूरी नहीं है कि आप उस डेट तक आप अपने पोजीशन के अंदर बने रहें कि जी मैंने 26 मई वाला जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है वो क्या कर लिया मैंने शॉर्ट कर दिया, अब तो तब तक वेट करना पड़ेगा। ऐसी कोई कहानी नहीं है। आप अपनी पोजीशन को तब लिक्विडेट कर दिए, तब स्क्वायर ऑफ कर दिए, तब अपनी पोजीशन से आप एग्जिट कर जाइए जब आप एग्जिट होना चाहते हैं। ठीक है जी, तो यहां पर मैंने इसीलिए ये स्पेशली मैंने ये हाईलाइट किया इसको कि यू कंटिन्यू लॉन्ग इन कैश and short in futures market till the time you want to sell or square off your position। तो आप इन दोनों पोजीशंस में तब तक बने रहेंगे जब तक आप बने रहना चाहते हैं, सीधी सी बात है। और इसीलिए ही अब मैंने एक डेट चूज करी 15 मई,
यानी कि 26 मई को वो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, वो एक्सपायर होगा और आप माल बेचना भी जो है अपना मई के आखिर तक जाते थे, 3 महीने बाद, 1 मार्च से 3 महीने बाद अपना माल आप बेचना चाहते थे। तो हम मान लेते हैं कि 15 मई की एक डेट ऐसी आ गई कि जिसपे अब आप माल बेचना चाहते हैं। ठीक है जी, कोई जरूरी नहीं है कि मैं बार बार बोल रहा हूं कि 26 मई का कॉन्ट्रैक्ट आपने शॉर्ट किया तो 26 मई तक आप अपनी पोजीशन को कंटिन्यू रखिए। तो 15 मई की एक डेट आ गई आगे चल करके, जब आप अपनी पोजीशन को क्या करना चाहते हैं, आप लिक्विडेट करना चाहते हैं, अपनी पोजीशन को काटना चाहते हैं, अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करना चाहते हैं। तो यहां पर मैंने पहले लिखा है सिचुएशन 1, यानी कि 15 मई को दो स्थितियां हो सकती हैं, दो सिचुएशन हो सकती हैं। एक तो मार्केट यहां से मतलब हमारे लिए यहां क्या है 1 मार्च 2016, हो सकता है कि मार्केट 1 मार्च 2016 से चल करके और ऊपर जाकर के खड़ी हो जाए। ठीक है जी, मार्केट यहां से और ज्यादा बढ़ जाए। दूसरी स्थिति क्या हो सकती है कि आप तो सोच रहे थे कि मार्केट बढ़ेगी और मार्केट क्या हो गई, मार्केट और ज्यादा लुढ़क गई, मार्केट गिर गई, प्राइसेस क्या हो गए, डाउन हो गए। तो यहां पर हम क्या बता रहे हैं कि 15 मई की डेट आ गई और पहली सिचुएशन कौन सी बन गई कि मार्केट बेयरिश चल रही है, मार्केट जो है गिरी पड़ी है। ठीक है जी, तो अब ये सारी एजम्पशंस है, ये जो सारे रेट है ना, क्योंकि ये आगे के रेट हैं और तो ये सारी एजम्पशंस हैं। एजम्पशन मैंने ये ले ली कि जब 15 मई की डेट आई तो उस दिन स्पॉट 900 रुपए पे ट्रेड हो रहा था। ठीक है जी, स्पॉट 900 पे ट्रेड हो रहा था और जो मई का जो फ्यूचर था वो कितने पे ट्रेड हो रहा था, वो 905 पे ट्रेड हो रहा था। अभी दोनों में फर्क है क्योंकि ये 15 मई है और वो जो फ्यूचर जो एक्सपायर होगा वो 26 मई को एक्सपायर होगा। ठीक है ना, ये जो मई फ्यूचर लिया था इसकी एक्सपायरी क्या थी, 26 मई थी। समझ में आ रही बात ना, 26 मई 2016 इसकी एक्सपायरी थी। तो क्योंकि 15 मई और 26 मई में टाइम बाकी है, इसलिए जो स्पॉट रेट होंगे यानी कि जो कैश मार्केट के रेट होंगे और जो फ्यूचर प्राइसेस होंगे उसमें थोड़ा सा डिफरेंस होगा। पता ही है आपको इस डिफरेंस क्या होगा, कॉस्ट ऑफ कैरी की वजह से डिफरेंस होता है, टाइम की वजह से डिफरेंस होता है। तो अब क्योंकि यहां पर रेट क्या चल रहा था, यहां पर एजम्पशन ले ली मैंने कि स्पॉट मार्केट में 900 रेट चल रहा है और फ्यूचर मार्केट में कितना रेट चल रहा है, मई फ्यूचर का 905 चल रहा है। तो आपने देखा कहां 1 मार्च को 980 प्राइस चल रहा था स्पॉट मार्केट में, वो लड़क करके 900 रुपया हो गया, और कहां मई का फ्यूचर जो है क्या कहते हैं 1 मार्च को 1000 का चल रहा था और वो गिर करके क्या हो गया 905 का हो गया। ठीक है जी, तो आपने देखा कि काफी सारा फॉल यहां पर मार्केट में देखने को मिल रहा है। आप मेरी स्माइल पे ना जाइए, मुझे हंसी इसलिए आ रही है क्योंकि ऐसी ही स्थिति ज्यादातर देखने का मौका मिलता है कि कोई व्यक्ति जो मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट करता है वो सोचता क्या है और आगे चल करके होता क्या है। मैं कोई निगेटिव पॉइंट यहाँ पर या कोई निगेटिव आइडिया आपके दिमाग पे नहीं डालना चाहता हूँ। आप अगर स्मार्टली काम करेंगे तो अभी देखेंगे कि यहाँ पर जो हमने एक हेजिंग की पोजीशन क्रिएट करी उसने आपको कितना ज्यादा बेनिफिट किया। तो ये भी आपको यहाँ पर मौका देखने को ये भी आपको यहाँ पर देखने का मौका मिलेगा। तो मार्केट में पैसा कौन कमाता है, मार्केट में पैसा खिलाड़ी ही कमाता है, अनाड़ी व्यक्ति कभी भी पैसा नहीं कमाता है। तो यहाँ पर देखेंगे कि इस व्यक्ति ने कितना स्मार्टली गोड फिट करी, ठीक है जी, और कितना बढ़िया उसने एक रिस्क को मैनेज किया। तो यहां पर अब 900 रुपया गिर चुका है और आप ये 15 मई आते आते अपना पेशेंस भी लूज कर चुके हैं। हमने कहा आज तो माल आज ही बेचना है, यानी कि 15 मई को ही माल बेचना है। तो अब क्योंकि माल 900 रुपए का चल रहा था तो आप 900 रुपए के भाव से क्या कर देते हैं, आप माल अपना बेच देते हैं, क्योंकि अब आप और वेट नहीं करना चाहते हैं। जैसे मैंने कहा था आपकी अपनी प्लानिंग थी, आपके अपने रीजंस थे कि भाई मई में माल बेचना है तो मई में माल बेचना है, अब नहीं रुकना चाहते हैं, पैसे की जरूरत है या व्हाटएवर कोई भी रीजन हो सकता है। तो अब आपने 900 रुपए के भाव से 500 शेयर पड़े थे बेच दिए, जो कि कितना पैसा आ गया आपके पास 4.5 लाख रुपया आ गया, जो कि यहां पर देखने का मौका मिल रहा है। ठीक है जी, और यहां पर भी आपने स्क्वायर ऑफ कर दिया, 905 के भाव से आपने क्या किया, स्क्वायर ऑफ किया। यहां पर जय क्या कहते हैं, आपका दांव सही हो गया, आपका जो एक्शन था, आपका जो डिसीजन था सही हो गया। तो आपके पास एक लॉट में 500 फ्यूचर्स पड़े हुए थे और आपने 1000 पे क्योंकि माल आपने शॉर्ट किया था और प्राइसेस गिर करके कितने हो गए, 905 हो गए। 1000 पे माल शॉर्ट किया था और 905 माल का अब रेट चला है और यहां पर माल क्या है, हमारे फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। तो यहां पर उल्टा हमें क्या हो रहा है, फायदा हो रहा है, क्योंकि जब शॉर्ट करके चल रहे थे तो प्राइसेस नीचे हो गए तो हमें फायदा होता है, और जब लॉन्ग चलते हैं हम तो प्राइसेस ऊपर बढ़ते हैं तो फायदा होता है। सिंपल सा फंडा है। तो यहां पर हमें किस तरह से फायदा हो गया, यहां पर 500
और यहाँ पर तकरीबन 95 रुपए के भाव से हमें क्या हो गया, फायदा हो गया। ठीक है जी, तो यहाँ पर कितना फायदा हो गया हमें, 005525 और 545 और 247, तो यहाँ पर हमें 47,500 रुपए क्या हो गए, यहाँ से हमें प्लस आ गए, यानी कि प्रॉफिट क्या आ गए फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट से। तो यहाँ पर 47,500 रुपए हमें मिल गए। तो इधर हमें कैश मार्केट में कितने का माल बेचा हमने, कैश मार्केट में हमने माल बेचा 4.5 लाख का, और प्रॉफिट जो हुआ हमें फ्रॉम फ्यूचर्स पोजीशन, हमें कितना प्रॉफिट हो गया, हमें हो गया तकरीबन 47,500 रुपए। तो हमारा इनफ्लो कितना हो गया, 497,500। ठीक है जी, इसको जरा देख लेते हैं कि आपने एक तरह से आपने 4,97,500 रुपए मिले जब आपने पोजीशन एक्वायर करी, आपके पास 500 शेयर पड़े हुए थे। ठीक है जी, तो आपको कितने का एक शेयर बेचने का मौका मिला, इसे आप देख लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। सबको समझ में आ रहा है ना मैं क्या कर रहा हूं। जिस दिन पोजीशन लिक्विडेट करी आपने ओवरऑल, उस दिन आपको 4,97,500 रुपए मिले। ठीक है जी, और माल कितना लिक्विडेट किया आपने, 500 शेयर्स। तो मैं देखना चाह रहा हूं कि इफेक्टिव रेट क्या आया आपका, इफेक्टिव रेट क्या निकल करके आया। ठीक है ना, तो आप देख रहे हैं कि आपका इफेक्टिव रेट 995 रुपए निकल करके आया। तो एक तरह से ये जो स्पॉट रेट चल रहा था ना, उसके कंपैरिजन में आपका ये रेट और ज्यादा ही बढ़िया इफेक्टिव रेट निकल करके आया। मार्केट लुढ़क करके 900 रुपए आ गई, उसके बावजूद भी आपका जो रेवेन्यू आया, आपका जो सेल्स प्रोसीड्स आई, उसमें आपको जो इफेक्टिव भाव मिला, यानी कि बेचने पे जो आपको पैसा मिला, वो एक तरह से 995 रुपया पर शेयर मिला। देखा आपने कितनी स्मार्टली इस बंदे ने काम किया, और ऐसे ही बंदे मार्केट के अंदर पैसा बना पाते हैं। ठीक है जी, तो नॉलेज इज पावर, नॉलेज होगी आप गेम खेल पाएंगे, नॉलेज नहीं होगी तो आउट हो जाएंगे। ठीक है जी, तो यहां पर हमने देखा कि सिचुएशन वन में मार्केट गिर गई, उसके बावजूद भी वो एक बहुत बढ़िया पैसा मार्केट से निकाल पाया, क्योंकि उसने अपनी कैश मार्केट की पोजीशन को कवर करने के लिए फ्यूचर मार्केट के अंदर माल को उसने शॉर्ट कर दिया था। ठीक है जी, तो ये एक मैंने आपको एकदम एक्चुअल मैंने आपको एग्जांपल दिया कि स्टॉक मार्केट के अंदर आप किस तरह से आप हेजिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी यहां पर अभी कहानी खत्म नहीं हो रही है, अब एक सिचुएशन और बची हुई है। वो सिचुएशन भी आपको दिखाना बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि आपको पता चल जाए कि जो हम हेजिंग करते हैं उसका ऑब्जेक्टिव कभी भी प्रॉफिट कमाना नहीं होता है। हेजिंग का मतलब होता है कि हम जो प्राइस की जो अनसर्टेनिटी है उसको हम क्या कर दें, उसको हम खत्म कर दें, रिस्क को रिड्यूस कर दें। ठीक है ना, हेजिंग का मतलब ये नहीं है, हेजिंग सट्टा नहीं है, हेजिंग है रिस्क को कम करना, हेजिंग है रिस्क को रिड्यूस करना। तो अब हम सिचुएशन 2 आपको दिखाना चाहते हैं, जिसमें मार्केट बुलिश है और मार्केट यहां से आगे निकल गई है। ठीक है जी, चलिए ये सिचुएशन 2 अब हम देखते हैं जल्दी से। तो 15 मई की डेट आ गई है और ये सिचुएशन 2 है, और सिचुएशन 2 हमारे लिए फेवरेबल है। यहाँ पर मार्केट बुलिश चल रहा है, यानी कि इस समय जब 15 मई का समय आया तो मार्केट बड़ी स्ट्रांग चल रही थी, मार्केट में अपवर्ड मूवमेंट था। और इस समय यानी कि 15 मई वाले दिन ये स्थिति थी कि जो स्पॉट मार्केट के अंदर यानी कि कैश मार्केट के अंदर जो रिलायंस के शेयर्स ट्रेड हो रहे थे वो तकरीबन 1100 रुपए पे ट्रेड हो रहे थे। तो ये भी मैं लिख दूं, पिछली बार भी लिखा तो मैं फिर लिख रहा हूँ, ये सब एजम्पशंस हैं। ठीक है ना, तो दोनों एजम्पशंस ले ली मैंने, पहले एक बेयरिश एजम्पशन भी ले ली और अब बुलिश एजम्पशन ले रहे हैं। ठीक है जी, तो स्पॉट 1100 पे ट्रेड हो रहा था और मे का जो फ्यूचर है वो कितने पे ट्रेड हो रहा था, वो 1110 पे ट्रेड हो रहा था। तो मैंने थोड़ा सा 10 रुपए ज़्यादा मान लिया है, क्योंकि अभी 15 मई और 26 मई को क्योंकि एक्सपायरी है। आप ध्यान करिए कि जो मे फ्यूचर्स लिया था उसकी जो एक्सपायरी थी मैंने आपको बताया था, आपने देखा भी था, एक्सपायरी इसकी 26 मई 2016 है। तो क्योंकि स्पॉट 1100 का चल रहा है इसलिए मैंने मान लिया कि भाई मे फ्यूचर जो होगा वो 1100 से थोड़ा सा ऊपर चल रहा होगा, 1110 ले लिया। तो प्राइसेस आपको समझ में आ रहे हैं कि देखने का भी मौका मिल रहा है हमें कि 1 मार्च को जो स्थिति थी कि 980 रुपए पे स्पॉट चल रहा था, तो आज वो बढ़ करके क्या हो गया, 1100 रुपए का हो गया, क्योंकि एक अच्छा अपसाइड मूवमेंट यहाँ पर देखने का मौका मिल रहा है। और इसी तरह से फ्यूचर्स प्राइसेस जो थे वो 1000 के आसपास चल रहे थे मई के फ्यूचर्स, और अब जबकि 15 मई का समय आ गया है तो वो फ्यूचर्स जो हैं वो ट्रेड हो रहे हैं 1110 पे ट्रेड हो रहे हैं। तो एक अपसाइड मूवमेंट देखने का मौका मिल रहा है, जो कि हमारी सेकंड सिचुएशन है, जो कि हमारी एक बुलिश
मार्केट सिचुएशन है। तो अब 15 मई का समय आ गया और मार्केट अच्छा चल रहा था और आपको जो अपनी आपकी प्लानिंग थी कि आपको 15-20 तारीख के आसपास आपको माल सेल करना है, तो आप ये मन बना लेते हैं कि भाई चलो ठीक है, आज हम अपना माल काट देते हैं, माल अपना निकाल देते हैं, स्क्वायर ऑफ कर देते हैं, लिक्विडेट कर देते हैं। तो यहाँ पर आपने कैश मार्केट के अंदर क्या किया, यहाँ पर आपने अपना माल बेच दिया 1100 रुपए के भाव से, क्योंकि प्राइस क्या चल रहा था स्पॉट मार्केट में 1100, अपने 500 शेयर्स जो थे वो आपने स्पॉट मार्केट के अंदर आपने सेल कर दिए। तो आपको जो रेवेन्यू आ गया वो तकरीबन आ गया आपको 5,50,000 रुपए आपने कैश मार्केट के अंदर कमा लिए, 500 शेयर्स 1100 रुपए के भाव से बेच करके। और फ्यूचर मार्केट के अंदर भी आप इसी समय, क्योंकि आपकी कैश मार्केट की पोजीशन आपने काट दी, तो अब आपको कोई रिस्क तो है नहीं, क्योंकि रिस्क तो ओपन पोजीशन के ऊपर होता है। जब कैश मार्केट की पोजीशन ही खत्म हो गई तो आप फ्यूचर मार्केट की पोजीशन भी काटिएगा अपनी। तो फ्यूचर मार्केट में भी आप स्क्वायर ऑफ कर देते हैं, अपना जो एक लॉट थी 500 फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की, तो वो आप यहाँ पर लॉट को आप स्क्वायर ऑफ कर रहे हैं। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर आपने शॉर्ट किया था, ठीक है ना, यहाँ पर आपने शॉर्ट किया था, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, बाई करके अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करेंगे। तो आपने 1000 पे आपने शॉर्ट किया था और माल कितना चल रहा है, अब मे का जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है वो 1110 रुपए चल रहा है। तो प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है? आपने 1000 पे माल सेल किया था, अब वापस आपको स्क्वायर ऑफ करने के लिए 1110 पे माल खरीदना पड़ रहा है, यानी कि आपको स्क्वायर ऑफ करने के लिए 1110 पे माल बाई करना पड़ रहा है। तो क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, क्योंकि जब 1000 पे सेल किया था और स्क्वायर ऑफ करने के लिए 1110 पे बाई करेंगे तो डेफिनेटली हमने लो प्राइस पे सेल किया, तो हाईयर प्राइस पे बाई कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो 500 हम देख रहे हैं, 500 से मल्टीप्लाई करें, 1000 माइनस 1110 किया है मैंने सेल से बाई का प्राइस मैंने डिडक्ट किया है, ठीक है जी। तो यहाँ पर क्या हो गया, 500 और तकरीबन 110 रुपए का यहाँ पर लॉस हो रहा है। तो यहाँ पर लॉस जो हो गया वो कितने का हो गया, 55,000 रुपए हमने क्या कर दिए, खो दिए। 55,000 रुपए का हमें लॉस हो गया, किस पे, फ्यूचर्स मार्केट में। लेकिन अभी भी रोने की जरूरत नहीं है आपको, आपने ओवरऑल पूरी पिक्चर देख लिया। आप कैश मार्केट में आपने कितना कमा लिया, कैश मार्केट में आपके पास आ गए 5,50,000 रुपए आ गए, ठीक है जी, जिसमें से फ्यूचर्स मार्केट में जो लॉस हो गया वो निकाल दिया आप, फ्यूचर्स मार्केट का आप लॉस निकाल दिए। तो इस पे जो लॉस था वो 55,000 रुपए का आपने लॉस निकाल दिया, ठीक है नहीं। तो ये कितना आ गया, तकरीबन आ गया 4,95,000 रुपए आपके पास आ गए, ये ना जो आपका नेट रेवेन्यू आया आपका, ठीक है जी। तो आप देखना चाहेंगे क्या भाव पड़ा आपको, किस रेट पे आपका जो पड़ा, यानी कि जो इफेक्टिव आपका जो सेलिंग प्राइस आया ओवरऑल सारी पोजीशंस को काटने के बाद। तो 4,95,000 को आप 500 शेयर्स थे उससे आप डिवाइड कर दिए, तो आपको देखने का मौका मिलेगा कि आपको तकरीबन 990 रुपए पे 545 फिर 545, जी हाँ, 990 रुपए इफेक्टिव आपकी रेट आ रही है ओवरऑल सारी पोजीशंस को काटने के बाद। तो जो कि बिल्कुल थोड़ी सी नीचे है, जो कि 1100 रुपए पे ट्रेड हो रहा था, और यहाँ पर आपकी जो इफेक्टिव पोजीशन आ रही है वो तकरीबन 1000 रुपए के आसपास आ रही है। लेकिन आप देखेंगे कि जो दोनों सिचुएशंस को अगर आप देखेंगे, ठीक है जी, तो दोनों सिचुएशंस में आपको एक स्टेबल प्राइस पर आपको माल बेचने का आपको मौका मिला है। तो आपने देखा कि हेजिंग का जो ऑब्जेक्टिव है, वो हेजिंग का ऑब्जेक्टिव ये नहीं है कि आप प्रॉफिट कमा लें, ठीक है ना। हेजिंग का ऑब्जेक्टिव है कि जब आप हेजिंग करेंगे तो जो अनसर्टेनिटी है, उससे जो रिस्क है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, वो रिड्यूस हो जाएगा। तो जैसा कि आपने प्रीवियस सिचुएशन में देखा था कि माल गिर करके, यानी कि प्राइसेस गिर करके 900 रुपए के आसपास हो गए थे, फिर भी आपको एक हैंडसम प्राइस मिला। और यहां पर भी देख रहे हैं कि यहां पर प्राइसेस मार्केट में ऊपर चढ़ गए थे, लेकिन आपको उससे ये क्या कहते हैं, थोड़ा नीचे आपकी जो इफेक्टिव रेट आ रही है। तो क्योंकि जो फ्यूचर है वो अनसर्टेन है, फ्यूचर अपसाइड भी हो सकता है मार्केट, फ्यूचर डाउन साइड भी हो सकता है। लेकिन जब आप एक कैश मार्केट के साथ साइमल्टेनियसली आप फ्यूचर्स मार्केट के अंदर एक पोजीशन खड़ी कर देते हैं, एक कॉन्ट्रा पोजीशन, एक ऑफसेटिंग पोजीशन कैश मार्केट को कवर करने के लिए, तो फ्यूचर के अंदर जो एक अनसर्टेनिटी बनी हुई है, यानी कि भविष्य के अंदर जो अनसर्टेनिटी बनी हुई है, वो आप अपनी कम कर सकते हैं और अनवांटेड रिस्क को आप रिड्यूस कर सकते हैं, जैसा कि यहाँ पर आपको देखने का मौका मिला। तो इस तरह से आई होप कि आपको जो हेजिंग की ओवरऑल प्रोसेस थी
वो मैंने आपको एक कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी भी दी आपको फार्मा के एग्जाम्पल से, और यहाँ पर इस एग्जाम्पल के माध्यम से मैंने आपको उसकी एक प्रैक्टिकल समझ भी देने की कोशिश करी है। तो अब मार्केट के अंदर आप इस एग्जाम्पल को बिल्कुल एकदम एक्चुअली आप इम्प्लीमेंट भी कर सकते हैं, अपनी पोजीशंस को कवर करने के लिए आप फ्यूचर्स मार्केट के अंदर पोजीशंस खड़ी कर सकते हैं, और डेफिनेटली आपका जो रिस्क होगा वो कॉन्टेन होगा, वो रिड्यूस होगा। तो चलिए अब जबकि हम हेजिंग को समझ चुके हैं, हम आगे बढ़ते हैं।